नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लेवल प्लेइंग फील्ड मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई बार इस शब्द को दोहराया, जिसका मतलब यही हुआ कि सबके साथ बराबरी और सबको समान अवसर मिले। लेकिन क्या 2024 का चुनाव वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड का चुनाव होगा? 19 अप्रैल से 1 जून तक आपको इस बराबरी की हकीकत दिख जाएगी। चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में बराबरी दिखा सकता है, मगर चुनावी वातावरण में इस बार अभूतपूर्व रूप से गैर बराबरी दिखने जा रही है। हजारों करोड़ के चंदे से लैस बीजेपी, एक नेता के प्रति समर्पित मीडिया, हजारों पत्रकार, उसके मालिक और संपादकों के रहते विपक्ष के लिए दिखाई देना इस चुनाव में सबसे मुश्किल हो जाएगा। उसके मुद्दों के सामने मीडिया दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। जब तक आप शिकायत करेंगे, जब तक एक्शन होगा, चुनाव निकल जाएगा। 543 लोकसभा क्षेत्र, 97 करोड़ मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र और 7 चरण। 2024 का लोकसभा चुनाव आज से शुरू होता है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 जून को वोटों की गिनती होगी, यानी नतीजे 4 जून को आएंगे। 6 जून से पहले चुनाव को पूरा होना है। पहला चरण 19 अप्रैल, दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठा चरण 25 मई और 7वां चरण 1 जून को होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। कश्मीर और महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड में चुनाव 4 चरणों में होंगे। 2 राज्य छत्तीसगढ़ और असम में 3 चरणों में मतदान होगा। कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में 2 चरणों में मतदान होगा। 22 राज्यों में चुनाव एक ही चरण में होगा। पंजाब और हरियाणा में चुनाव सबसे आखिर में होगा। मणिपुर के एक लोकसभा क्षेत्र में 2 बार मतदान होने जा रहा है। 20 मार्च से 28 मार्च के बीच नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी। 7 चरणों में मतदान ये करवाया है। बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। अपोजिशन पार्टियां जो है ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या जरूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है। एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए। नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए। दे विल बी मूविंग लाइक विद इन 3 to 4 days बिटवीन द गैप इन द फेजेस दे विल वॉक लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा। कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है। जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी जानकारियां दी गईं। ये सभी जानकारियां आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल खूब उठे। कुछ के पूरे जवाब मिले तो कुछ के आधे, और कुछ के जवाब संतोषजनक नहीं थे, कुछ के जवाब नहीं मिल सके। ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि आप एक साथ जब 4 सवाल लेते हैं तब हर सवाल को अलग से समय नहीं मिलता और कई बार पूरा जवाब नहीं मिल पाता है। मगर विज्ञान भवन में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस भव्यता के बीच पत्रकारों के उठते सवालों से पता चल रहा था कि चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर किस किस तरह की चिंताएं हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे और असहमति को लेकर सवाल उठे तो जवाब मिला कि असहमति रहती है और असहमति चुनाव आयोग के काम के लिए जरूरी है। किस कारण से इस्तीफा दिया, इस पर जवाब नहीं मिला। चुनाव आयुक्त ने कहा कि उनके निजी कारणों का सम्मान किया जाना चाहिए। पत्रकारों ने यह भी पूछा कि चुनावों के दौरान जो पैसे जब्त होते हैं, बाद में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, यह कभी नहीं बताया जाता है। वेल्लोर का उदाहरण दिया गया कि जिस उम्मीदवार ने पैसे बांटे, करोड़ों रुपए जब्त हुए, वो फिर इस बार चुनाव लड़ सकता है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएमके के नेता के पास 11 करोड़ रुपए मिले थे। 2019 में वेल्लोर में पैसा बांटने के कारण चुनाव रद्द हो गया। यह भारत में पहली बार हुआ।
सवाल उठा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। 7 चरणों में चुनाव को लेकर भी पत्रकारों ने सवाल पूछे कि क्या ऐसा है कि सत्ताधारी दल के फायदे के लिए किया जाता है। यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ जब भी आचार संहिता के उल्लंघन के मामले आते हैं आयोग कार्रवाई नहीं करता है, मगर विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करता है। सवाल यह भी उठा कि हेट स्पीच के मामले में चेतावनी जारी होती है मगर कार्रवाई नहीं होती। आचार संहिता को लेकर विपक्ष आरोप लगाता है कि मोरल कोड ऑफ कंडक्ट की जगह मोदी कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है। उनका भी एक ले लीजिए, उनका। You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to MCA code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the ECA has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? प्रश्न पूछा जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होकर किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते। यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउस एवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी में बी, वी विल नॉट सिट बैक, वी विल टेक एक्शन। भाषणों के स्तर को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत जोर दिया, लेकिन कौन कितना पालन करता है यह आपको कल से ही दिख जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को गाइडलाइन दी गई है और उनसे कहा गया है कि इसकी कॉपी अपने सभी स्टार प्रचारक को दे दें ताकि वे बोलते समय इसका ख्याल रखें कि क्या नहीं बोलना है, ताकि उन्हें यह कहने का कभी मौका ना मिले कि गाइडलाइन की जानकारी नहीं थी। चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट्स ए प्लम्बिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं, आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। एडवाइजरी इशू की हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24। सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, वी आर पुटिंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन नोटिस। मीन्स we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस एंड वी विल प्रिज्यूम नॉलेज ऑफ द गाइडलाइंस। these are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing, you left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. चुनाव आयोग ने किस किस की हिस्ट्री तैयार की है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। आयोग ने कहा कि अगर कोई गाइडलाइन तोड़ता है, गलत तरीके से भाषण देता है तो उसकी हिस्ट्री भी देखी जाएगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी की भी कोई हिस्ट्री है? हिस्ट्री बनाने की इस नीति पर पब्लिक में और जानकारी आनी चाहिए। अगर कोई नेता बयान देता है तो उसकी हिस्ट्री देखी जाएगी, मगर वो नेता कांग्रेस से अब बीजेपी में जा चुका है तो उसकी हिस्ट्री कैसे देखी जाएगी? 40 केसेस ऑन ईवीएम। चुनाव आयोग को इस हिस्ट्री की किताब प्रकाशित करनी चाहिए। जिस तरह से ईवीएम को लेकर 40 फैसलों की किताब आयोग ने बनाई है और इसे पत्रकारों के लिए उपलब्ध करा दिया है, इसमें ईवीएम मशीन से संबंधित सारे फैसले हैं, सवाल और जवाब हैं, ऐसा दावा किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी सवालों को लेकर संवैधानिक अदालतों के 40 फैसले हैं जिनमें तमाम तरह के प्रश्नों का निराकरण किया गया है। कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव में भी भ्रामक सूचनाएं बड़ी चुनौती हैं, मगर उन्होंने नहीं बताया कि भ्रामक सूचनाओं के प्रसार में अव्वल कौन है। तथ्यों की बात की जाती है,
कर्नाटका में विधानसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगत सिंह को लेकर गलत बयानी कर दी, गलत इतिहास बोल दिया। उस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। दिल्ली विधानसभा के चुनावों में अनुराग ठाकुर के हिंसक नारे को लेकर मुकदमा हुआ तो आज तक वह मुकदमा अंजाम पर नहीं पहुंचा है। इसी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस चंद्रधारी सिंह ने कहा कि मुस्कुराकर कही गई बात में आपराधिक नहीं देखा जा सकता। टिप्पणी की थी उन्होंने, मगर इस मामले में अंतिम फैसला नहीं आया है। देखना होगा कि इस गाइडलाइन का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ ज्यादा होता है या सत्ता पक्ष के। तथ्यों के साथ बोलने का दबाव किस पर ज्यादा रहता है? आयोग तथ्य किसे मानेगा? सरकार का तथ्य क्या सत्य माना जाएगा या विपक्ष का सवाल तथ्य होगा? या एक ऐसा क्षेत्र है जहां सबकी नजर चुनाव आयोग पर रहेगी और उसके लिए भी यह काम इतना आसान नहीं होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हर राज्य में एक अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है जिसे अधिकार होगा कि वह भ्रामक पोस्ट को सोशल मीडिया की साइट से हटवा दे। इसके लिए जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग दी गई है, मगर यह जानने का अवसर नहीं मिला कि पिछले चुनावों में आयोग ने ऐसे कितने पोस्ट हटवाए और वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे। आयोग ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि फेक नैरेटिव को रोकना है और लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करनी है। यह सब सुनने में बहुत कर्णप्रिय लग रहा था जब भी चुनाव आयुक्त लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सबको बराबरी का अवसर मिलने जा रहा है और उपलब्ध कराना आयोग का सबसे बड़ा काम है। उन्होंने ऐसा कहा भी, मगर क्या ऐसा हो पाएगा? कल से आप हिंदी अखबारों को देखिएगा, 20-20 खबरें बीजेपी की होंगी और 2 खबरें विपक्ष की। आयोग अक्सर संपादकों को हिदायत देने की बात करता है कि भ्रामक खबरों पर कार्रवाई होगी या किसी पार्टी की लहर है ऐसा लिखकर माहौल बनाने को गलत माना जाएगा, कार्रवाई होगी। तो आयोग को बताना चाहिए कि ऐसे मामले किस बड़े अखबार के पकड़े गए हैं, कितने मामलों में कार्रवाई हुई है। क्या यह इतनी बड़ी समस्या है? मुझे लगता है कि यह इतनी बड़ी समस्या अब नहीं है कि किसी उम्मीदवार के बारे में अखबार ने लिख दिया कि जीत गया भाई जीत गया, अपना महेंद्र भाई जीत गया। बड़े अखबार आमतौर पर यह खेल अब नहीं खेलते हैं, वह दूसरा खेल खेलते हैं। चुनावी रिपोर्टिंग से विपक्ष को गायब कर देते हैं। खासकर 2014 के बाद से यह चलन बढ़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त आलोचनाओं का खूब स्वागत कर रहे थे, मगर बात एक्शन की है। क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि अखबार विपक्ष को जगह नहीं दे रहा है, उसे गायब कर दे रहा है? स्टेटमेंट्स which should inspire rather than divide, issue based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने editors को भी advisory issue किया। वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर। अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है। Let it not pass through advertisement. We have issued these advisories. Now the time is during this election to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है। So please avoid creating digital memory of bad words which are coming from your mouth. Please be civilized during the election. This is what is our advice. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है। रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो। हम आयोग से जानना चाहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिंदी अखबार विपक्ष को 1-2 खबरों में निपटा देता है और पूरे अखबार में बीजेपी की चुनावी कवरेज करता है, तो क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत के अंतर्गत आता है या इसका उल्लंघन करता है? अगर ऐसा हुआ तो किसे शिकायत करनी होगी और आयोग क्या कार्रवाई करेगा? उसे किसी स्तर पर इस पर सफाई देनी चाहिए। बेशक मुख्य चुनाव आयुक्त बराबरी पर जोर देते रहे, मगर यह चुनाव 2024 का चुनाव भारत के इतिहास का सबसे गैर बराबरी से लड़ा जाने वाला चुनाव साबित होने जा रहा है। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में हैं, विपक्ष के पास फंड नहीं है, मीडिया में उसके लिए जगह नहीं है। आप जिधर भी देखेंगे आपको बीजेपी दिखाई देगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कवरेज दिखाई देगा। हर चैनल पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण होगा और विपक्ष के नेताओं के बयान 1-2 मिनट से कम समय में निपटा दिए जाएंगे। चुनाव दर चुनाव या गैर बराबरी मीडिया के स्पेस में बढ़ती जा रही है। अपील टू द वोटर्स दैट इलेक्शंस बिलोंग टू यू।
बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। वी आर हैंडिंग ओवर द बैटन टू यू, प्लीज कम एंड वोट। पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है, इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती, अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे, विल बी रूथलेस। लोकसभा के साथ साथ सिक्किम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभाओं के उपचुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी सवाल उठे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा कारणों से वहां एक साथ चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, लेकिन विधानसभा का चुनाव कब होगा इसका जवाब नहीं मिला। असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम J&K के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे। वी रिस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं। सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते। हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे। सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए, और J&K में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। 2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की, कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि पिछले 11 चुनावों में कैश की जब्ती 800 से अधिक प्रतिशत बढ़ गई है। 2022-23 के चुनाव में 3400 करोड़ की जब्ती हुई। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं के घर जाकर मतदान कराया जाएगा। जिन्हें 40% से अधिक की विकलांगता है, वे भी घर से वोट देने का विकल्प चुन सकते हैं। 1.25 करोड़ से अधिक मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। 20 से 29 वर्ष के बीच के मतदाताओं की संख्या करीब 19.5 करोड़ है। तो चुनाव शुरू हो गया है। भारत के भविष्य को लेकर सबकी अपनी अपनी चिंताएं अब शुरू हो जाती हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।